Good morning, good afternoon, and whatever time you're watching this video, you're welcome in the class। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे शिक्षा आपके बुद्धि को जागृत करे और आपके लिए बहुत ज़्यादा रोचक भी हो। और इन दोनों ही प्रयासों के कारण थोड़ा सा अगला वीडियो आने में देरी हुई। मैंने कहा था कि आज आ जाएगा, लेकिन आज तक आप तक नहीं पहुंच पाया। तो इसका कारण था कि हम कुछ उसको क्रिएटिव तरीके से कुछ नई चीज़ आपके सामने लाना चाहते थे। और इस बार जो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से ख़त्म किया था, भारत विभाजन, इसको आपको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि इस श्रृंखला को जब हम आज मेरा मूड जो आगे बढ़ाने का हुआ, पहले मेरा मूड था कि इसको आगे ना बढ़ा करके यहाँ ख़त्म किया जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि एक कंप्लीटनेस का एक अभाव था। जिस पॉइंट से या जिस समझ से ये श्रृंखला मैंने आपको कराई थी वो थी मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा के लिए जीएस, और साथ ही साथ यदि आप इतिहास विषय को भी यदि आप मुख्य परीक्षा में रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कक्षा अपने आप में मोर देन 70% है। और उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस पर इसी कक्षा में आगे चर्चा भी की जाएगी। फिर वहाँ ये भी बताया जाएगा कि अब कौन से सोर्सेज का प्रयोग किया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से हमने लगभग जो सारी थीम्स हैं हमारी उसको तैयार कर लिया था। तो अब मैंने इस कक्षा को नाम दिया कि अद्भुत उत्तर लेखन की कक्षा। अब ये अद्भुत उत्तर लेखन की जो तकनीक है, ये क्या तकनीक है, इसको सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे इस कक्षा में कि वो अद्भुत तकनीक कौन सी है जिसको लेकर के हम इस पे चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले लेकिन मेरे कुछ निर्देश हैं जिसको आप पूरी तरह से फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो पिछले हमारी जो सारी वीडियोस हैं भारत के विभाजन पर, एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसको आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुनना है एक बार फिर से अच्छी तरीके से। और अगर आपने सुन रखे हैं तो फिर अभी आपको एक काम मिलेगा, वो आपको करना होगा। लेकिन सबसे पहले समझिए, इस श्रृंखला में मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि आज तक आईएएस के जीएस में, जो कि अभी 2012-13 से परंपरा बनी, जीएस में 4 पेपर हुए और फर्स्ट पेपर में इतिहास को हमने रखा, उन प्रश्नों को जो भी भारत विभाजन में पूछे गए हैं वो आईएएस के मेंस परीक्षा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछे गए वो, और यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा जो इतिहास विषय मेंस में ऑप्शनल रख करके पूछते हैं वो, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और प्रयास नहीं करूंगा बल्कि आपकी बुद्धि को जागृत करूंगा। देखिए क्या होता है कि मैं इस बात को यहीं रोक करके थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं कि अब तक जो अध्ययन की एक परिपाटी चल पड़ी है उसमें क्या होता है कि किसी चीज़ का आपको एक मॉडल आंसर दे दिया जाता है। और मॉडल आंसर, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि अगर आपको एक मॉडल आंसर दे दिया है तो मॉडल आंसर देते ही आपको शुरू में ही बैसाखी पकड़ा दी, और जहाँ आपके हाथ में बैसाखी आई तो अब तो आप चल भी नहीं पाओगे ठीक से, जाहिर सी बात है, और ऐसा होता भी है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए संतोष के रूप में हमको ऐसा लगता है कि ये उत्तर ऐसा लिखना था। मैं यहाँ पर ये आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ इस बीच में ये सीखेंगे कि कोई भी प्रश्न, जो विषय हमने पढ़ा है उस कोई भी प्रश्न आ जाए, उस प्रश्न का हल हम करेंगे आखिर कैसे, किस तरह से। कोई भी अनपेक्षित, देखिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा मैंने आपको बताया था, उसकी अपनी एक सुंदरता है, एक ब्यूटी है, और वो ये है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म की होती जा रही है धीरे धीरे। और चूंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म की है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न आपसे अनपेक्षित किस्म से पूछे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उन विषयों के वो कहीं ना कहीं आसपास घूमते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ उठा करके कहीं से पूछ दिया। यदि आपको विषय की समझ, जिसको मैं बार बार कहता हूँ अवेकनिंग ऑफ योर माइंड, यदि आपका जो बुद्धि है वो पूरी तरह से आपकी खुल चुकी है, उस विषय को आपने बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझा है, तो आप कहीं ना कहीं से उत्तर ढूंढ लोगे। तो पहली बात, तो मैं सबसे पहले क्या होता है कि आप जब तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी बहुत मेहनत करके बच्चे करते हैं। ये बात आप पहले मेरी नोटिस कर लीजिएगा कि प्रीलिम्स की तैयारी बच्चे बहुत मेहनत करके करते हैं। 1.5-2 साल जो भी टाइम होता है उसको पूरा प्रीलिम्स को देते हैं। और प्रीलिम्स देने के बाद अगर वो निकल जाता है
पहले तो निकलता नहीं है, और अगर निकल जाता है तो फिर वो 2 ढाई 3 महीने जो आपके पास बचते हैं उसमें फिर आप भागम भाग मचाते हैं। तो फिर आप कोई नोट्स ढूंढते हैं, मॉडल आंसर्स ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से करते हैं कि आपका काम चल जाए और आत्मसंतुष्टि हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, परीक्षा आत्मसंतुष्टि का विषय नहीं है। ये जो विषय है इसमें कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, और उत्तर लेखन तभी संभव होगा, उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, विषय का आपको बहुत ज्ञान हो। आपको पढ़ा दिया, सबने बहुत पढ़ाया, आपने किताबें पढ़ ली, लेकिन आप कभी कोशिश करिएगा कि जो विषय आपने पढ़ लिए हैं, आप जब आपसे कोई उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है तो आपकी कलम नहीं उठती है, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं इस बात में थोड़ा सा इस समय सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बच्चे बराबर जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ ना कुछ उत्तर लिख करके दिखा रहे हैं, और बड़ा उत्साह है उनके अंदर उत्तर लिखने का। मैं रोज़ ही 3-4 प्रश्न जांचता हूँ और उनका उत्तर उनको वापस करता हूँ। तो इस उत्तेजना को, उनकी उमंग को देखते हुए ये सीरीज़ उनके लिए और काम में आएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि 2 ढाई महीने जो है वो बचते हैं, और इस 2 ढाई महीने में हम भागम भाग लगाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि एक ही रिजल्ट आता है कि मेंस में हमारा नहीं होता। जब मेंस में हमारा नहीं होता तो फिर हम फिर प्री के चक्कर में फंसते हैं, मेंस फिर से नहीं पढ़ते, और अगर प्री निकल जाता है तो फिर वही 2 ढाई महीने के अंदर हम सब पढ़ लेना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप 1-1.5 साल प्री की तैयारी करते हैं तो इतना ही टाइम आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कलम ले करके उत्तर लिखने के लिए बैठना पड़ेगा। कोई नोट्स, कोई विषय को अच्छी तरह से पढ़ा देना आपको उत्तर लिखना नहीं सिखा सकता है, और इसलिए ये जो मेरी कक्षा है ये सबसे बिल्कुल भिन्न है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी कक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपसे। बस आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि आखिर करना क्या है। उत्तर लिखने के लिए ऐसा वो कौन सा जादू होता है, वो हमको जो सीखना होता है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे इसके साथ में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपसे प्रश्न पर चर्चा करूँगा सबसे पहली बार। अब जब मैं आपसे प्रश्न पर चर्चा करूंगा, कोई प्रश्न है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कुछ नहीं करेंगे, कि ना पेन करेंगे ना कुछ करेंगे, ना मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न का उत्तर एकदम से कैसे लिखा जाता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये सोचेंगे कि जिस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है, क्या उस तरीके की कोई चीज़ मैंने पढ़ी। तो मैं आपको अभी दावे से बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर मैं सब पढ़ा चुका हूँ। जो आपको मैंने पूरी सीरीज भारत विभाजन पर जो दी है उसमें सब चीज़ों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। ऐसा कोई प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं है जो वहाँ से अलग हट करके आया हो, और जो अलग हट करके है भी, जो मैंने आपको 30% एक्सक्लूड करके बताया, उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्वेंट की एक बड़ी खूबी होती है कि कम संसाधन में अधिक उत्पादकता लाना, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन लेस रिसोर्सेज। तो जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, ऐसे में तो रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखने भी होंगे। अगर आप बहुत रिसोर्सेज रखोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए 1 या 2 कोई किताब आप पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर उसी से प्रश्न लिखने का आपको अभ्यास करना है। तो वो कैसे होगा, अभ्यास का भी एक तरीका है। कहते तो बहुत है लोग लिख करके दिखाओ, और फिर वो होता ही है कि इतना टाइम होता नहीं है। जो सिलेक्ट होते हैं उन्होंने ये किया होता है। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो उसके बारे में आपको 2-3 बातें नोट कर लेनी है, वो आप अभी समझ लीजिए। पहली बात, या तो प्रश्न जीएस का दी है तो 125 शब्द में आ सकता है, 200 शब्द में आ सकता है। ऑप्शनल है तो 200-300 में आ सकता है। तो 300, 200 और 125, 150 इस वर्ड लिमिट को आप अपने उसमें सेट कर लीजिए दिमाग में बहुत अच्छे से कि इस वर्ड लिमिट को मुझे अच्छे से फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट है नहीं आपके पास में। तो पहले दिक्कत होती थी, जब ऑप्शनल मेंस होता था तो 600 शब्दों में लिखना होता था, लेकिन जब से ये पैटर्न बदला तो मैक्सिमम 300 लिमिटेड बातें हैं, और आपने अगर काम की बात लिख दी है थोड़े से कम में भी तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये भी बता देता हूँ। बिकॉज जो आपके टीचर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट्स विच दे वांट टू सी इन योर आंसर। जो एग्जामिनर होता है वो उन बिंदुओं को तलाशता है आपके उत्तर में जिसको वो तलाश रहा है। अगर वो बिंदु उसको मिलते हैं तो वो आपको अच्छे नंबर देता है, अगर नहीं मिलते हैं तो वो फिर आपको एवरेज मार्क कर देता है। एक एक बात आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्यों आपको नंबर मिलते हैं, कैसे आपको नंबर मिलते हैं, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक लिमिट बनानी है कि 125, 150, 200, 300 हर प्रश्न तरीके का प्रश्न होता है, उसको आपको लिखने का अभ्यास करना है। लेकिन अभ्यास कैसे करना है, ऐसे नहीं करना, बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं आपको प्रश्न दूंगा
तो उस प्रश्न को देखते हुए आप सबसे पहले अपने आप को रिकॉल करेंगे कि ये जो चर्चा कही जा रही है ये किस जगह पर थी। आप वीडियो सुन लीजिए वर्ड बाय वर्ड चाहें तो, और वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं तो वही किताब आप खोल लीजिए मैंने जो पढ़ा दी है, और फिर कोशिश करिए कि वो बात जो चर्चा में लाई गई है वो पूरी पुस्तक के चैप्टर में कहाँ पर थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पहले सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आपको उस बिंदु को तलाशना है जिस बिंदु के इर्द गिर्द वो प्रश्न घूम रहा है। अब वहाँ से आप रिकॉल करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए कि क्या लिखा जा सकता है, क्या वो बातें आपकी समझ में आ रही है जिनको लिखना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई, और ऐसा होगा क्योंकि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है कि आपको मिल जाएगा तुरंत बिंदु। अब देखिएगा इसी बात को अद्भुत कक्षा कह रहे हैं कि इतने अच्छे से आपको बताया गया है कि जैसी मैं प्रश्न पर चर्चा करूंगा आपको तुरंत जो है उत्तर आपका मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो जैसे ही वो उत्तर आपको मिलेगा तैसे ही आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मुझको ये करना है। तो आप सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न के बाद जाएंगे उस सिरे पर जहाँ पर ज़रूरत है उसको। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर को आपको कई जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा वहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, फिर आपको एक उत्तर बनाना पड़ेगा। जब ये आप समझ लें तो फिर उन लाइन्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। अब जब वो आपने अंडरलाइन कर लिया तब आप उसको एक उत्तर का रूप देने का कोशिश कीजिए। अब ये उत्तर का रूप कैसे आएगा, पहले आपको काम ये करना है। अब ये उत्तर का रूप कैसे आएगा ये मैं आपको प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं मैं बताऊंगा कि इसको रूप कैसे देना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आपको चूंकि मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने, जिन लोगों ने मांगा है, तो आप अपना उत्तर मुझसे जांच करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो अगर आप चाहेंगे तो मैं एक उत्तर, दो उत्तर, तीन उत्तर लिख करके आपको बताऊंगा कि देखिए उत्तर कैसा लिखना था। वो तब जब आप उत्तर लिख करके मुझको दिखाएंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। जब आप उत्तर लिख करके मुझे दिखाएंगे, मुझे उसमें कुछ कमियां नजर आएंगी, मैं उसको अच्छे से चेक करूंगा, उत्तर लेखन का रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा, तभी मैं आपको उत्तर लिख करके दिखाऊंगा कि आखिर फिर इस प्रश्न के उत्तर में लिखना क्या था। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके उन सारे प्रश्नों पर जो आज तक जीएस के, आईएएस के जीएस में पूछे गए, उसके बाद मेंस परीक्षा ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछे गए और यूपीपीसीएस हिस्ट्री में पूछे गए, और भी जो जगह पर जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री के रूप में, अगर वहां भी पूछा गया है तो वहां के भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब देखते हैं आइए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम लोग आप लोग जो है एक काम करिए कि एक पेन कॉपी ले लीजिए ताकि आप सारे जो ऊपर चल रहे हैं उन प्रश्नों को आप देख सकें और मेरी जो बातें उनको साथ साथ नोट भी कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न आप देखिए ध्यान से, लिखा है कि 1947 में किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1947 में भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ। अब देखिए अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। किन परिस्थितियों में, तो आपको लगेगा कि परिस्थितियों के बारे में लिखा जाए कि कौन कौन सी परिस्थिति। ये एक्चुअली आप जब प्रश्न देखेंगे तो इस प्रश्न को आपको इंग्लिश में देखना है। तो इंग्लिश का जो वर्जन है वो कहता है कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत विभाजन हुआ। अब देखिए दोनों बातों में काफ़ी अंतर आ गया, तो इसलिए जो मैंने ट्रांसलेशन किया, और इसलिए कई बार जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, एक्चुअली पेपर जो है वो इंग्लिश में बनता है और फिर उसका अनुवाद होता है। अनुवादक उसका अनुवाद किस रूप में करता है, क्या समझ के साथ में करता है, ये अनुवादक की समझ के ऊपर निर्भर करता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए आप हिंदी मीडियम से अगर बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक बार इतनी समझ आपके अंदर होना चाहिए कि आप अंग्रेजी समझ करके उसको सही अर्थ में उसके जा सकें। तो ये वास्तविक प्रश्न जो है वो ये है। अब देखिए प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रश्न जो है पूछा गया था आपसे जीएस के मेंस में, आईएएस में पूछा गया था। डेट डली हुई है ऊपर 1997 या 93 में पूछा था, 97 में, और यूपीपीसीएस मेंस के ऑप्शनल पेपर में भी इसको पूछा गया था। तो अब इस प्रश्न को लिखने के लिए क्या हमको करना है इसको आप समझेंगे। सबसे पहले अब आप रिकॉल कीजिए कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत विभाजन
को आगे बढ़ाया और भारत विभाजन होने की परिस्थितियां पैदा कर दी। अगर इसको कहा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने वो कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत की विभाजन की परिस्थितियां पैदा कर दी। इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगी पूरी बात। तो अब आप जो है सोचना शुरू कीजिए उस पक्ष पर जहाँ से हमने वो परिस्थितियाँ देखी थी। अब जहाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी उस जगह पर आप देखिए कि वो क्या कहते हैं कि 1940 के बाद और उसके बाद तक भी पाकिस्तान बनने की जो स्थिति थी वो उतनी स्पष्ट नहीं थी। तो जहाँ हमने देखा कि 1940 तक भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी, बस पाकिस्तान प्रस्ताव और ये सब पारित होने की बात थी, लेकिन जिन्ना के दिमाग में आपने पढ़ा होगा कि ये कोई आइडिया ऐसा नहीं था कि वो कोई पाकिस्तान ले ले, उसको सिर्फ अपनी मांग मनवाने के लिए वो प्रयोग किया करते थे। आपको याद आ रही होगी बात। फिर आप देखिए कि उसके बाद कारणों का विश्लेषण उन्होंने करना शुरू किया है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है मांगे उठना शुरू हुई और 2 साल में परिस्थितियां कैसे बदली और फिर उनके काउंटर्स भी मारे कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैं सारगर्भित रूप से आपको बात बता देता हूं कि वो बातें कौन कौन सी थी। तो शुरुआत में तो एक बात यही थी कि भाई कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मुस्लिम भी थे और आपको बताया हुआ किस तरह से चुनाव में उसकी जीत हुई थी। कौन कौन सी और दूसरी पार्टीज थी जो मुस्लिम उसको प्रतिनिधित्व करती थी मुसलमानों का, सिकंदर हयात खां और इस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अचानक फिर दंगे भड़कने लगते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन फिर वहाँ पर भी एक पूरा कारण दंगे ही भड़कना नहीं था जहाँ पर हमने चर्चा, लेकिन परिस्थितियाँ बनती चली जा रही थी। फिर एक परिस्थिति यहाँ पर ये बनती है कि ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए, नोट करते जाइए कि वहाँ पर जो है जिन्ना कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने वाली अगर कोई पार्टी है तो मुस्लिम लीग है और उसका जो प्रमुख हूँ वो मैं हूँ, तो मुसलमानों की तरफ से अगर आऊँगा तो मैं आऊँगा। तो खुद चूँकि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो मुसलमानों की तरफ से कांग्रेस की ओर से मुसलमानों के लिए प्रतिनिधि बन के गए थे और भी लोग थे, तो उस समय ये बात मंजूर नहीं की गई। लेकिन किस तरह से जिन्ना अपनी मांग पर अड़े हुए थे, तो ये परिस्थितियाँ आपने देखी। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 1946 में चुनाव होते हैं। तो चुनाव में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग की बहुत ज़बरदस्त जीत होती है और मुसलमान एक पक्ष में जा कर के मुस्लिम लीग के साथ मिल जाता है। दूसरी एक और बात आपने देखी थी महासंघ बनाने की बात, कि जब भारत को आज़ाद करने की बात आती है तो जो प्लान्स दिए जाते हैं उन प्लान्स में एक ढीला महासंघ बनाने की बात की जाती है, जिसमें विभिन्न वर्गों में भारत के क्षेत्रों को बांटा जाता है। फिर उसमें ये भी तय किया जाता है कौन सा क्षेत्र हिंदुओं का होगा, कौन सा मुसलमान का होगा। फिर आप देखते हैं कि ये स्वीकार नहीं होता, ना ही कांग्रेस को स्वीकार होता, ना ही मुस्लिम लीग को स्वीकार होता। तो ये जो मुस्लिम लीग की जो तनातनी थी उसके साथ में और एक अड़ियलपन था किसी भी स्थिति को ना लेना, तो यही सब कारण थे जिन्होंने भारत विभाजन की ओर वो परिस्थितियां पैदा की जिनसे भारत विभाजन हुआ। तो ये उत्तर बिल्कुल सटीक आपके सामने हो गया, लगभग लिखवा सा ही दिया है मैंने। अब आपको इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ और शब्दों के साथ में मुझे दिखाना है। हो गया उत्तर। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि मैं आपको इतना सब बताऊंगा, सोच रहा था कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, लेकिन वो तो हो गया उत्तर। देखिए बातों में तो ये स्लाइड पर जो चलता हुआ पहला प्रश्न था, 2 बार पूछा गया था, दोबारा फिर पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए किस तरह से। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, उस प्रश्न को देखिए। इसका मैंने आधा भाग दिया, आपको पूरा नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था और ये प्रश्न पूछा गया था 1992 में, और ये आधा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। और प्रश्न है कि उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण भारत विभाजन हुआ। फिर से देख लीजिए, और इंग्लिश में है डिस्कस द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में है डिस्कस, आप लिख लीजिए डिस्कस द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण भारत विभाजन हुआ। अब ये प्रश्न की भाषा बदल गई है, लेकिन आप देखिए प्रश्न वही पूछा गया है, ऊपर लिखा हुआ, आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। उत्तर उसी तरह से देना है, इसका भी थोड़ा बहुत जो भूमिका है वो प्रश्न के अनुरूप उसकी भाषा बदल देते हैं, ठीक है ना। उस भूमिका में जो पहली लाइन आप लिखते हैं उसके अनुकूल भाषा थोड़ी सी आप बना देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर अब इसी चीज ऐसे पूछा तो इस तरह से, वैसे पूछा। अब जैसे भूमिका कैसे बनाएंगे कि
40 के दशक में आते आते भारत की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक स्वर मजबूत होने लगे। एक तरफ तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रवादी नेता थे वो हमारे कटिबद्ध थे, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का की जो लहर थी वो भी तेज होती चली जा रही थी। तो ये भूमिका जो है बनेगी और इसके बाद आप पैराग्राफ दर पैराग्राफ एक एक बात को खोलते चले जाएंगे। लीजिए, भूमिका भी बन गई आपकी। और कुछ आप चाहते हो इससे ज़्यादा बढ़िया? मैंने आपसे कहा कि कोई लेक्चर आपको मिल नहीं सकता, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट। मैं चलो ये भी नहीं कह रहा, और भी बहुत लोग ज्ञानी हैं आपको बता सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो आपको मिल रही है चीज़, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई और बहुत सीमित स्रोत से बताई है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप ये किताब पढ़िएगा, वो किताब अपनी ज्ञान झाड़ने के लिए। मैं भी 50 किताब आपको बता सकता हूँ कि शेखर बंदोपाध्याय पढ़िए और सत्यम रॉय पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल, राम लखन शुक्ल पढ़िए, ये पढ़िए। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जो मैंने पढ़ाया था वहीं से मैंने आपको बता दिया कि बस इतना उत्तर लिखना आपका पर्याप्त हो जाएगा। अब एक और प्रश्न जो है आपके ऊपर स्लाइड पर है नीचे की तरफ, ये प्रश्न बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं मेंस की, सबके प्रश्नों के उत्तर पर मैं चर्चा कर दूंगा और आज की डेट में आपको इन प्रश्नों को 150, 200 और 300 तक सीमित रखना है, इसके बाहर नहीं जाना आपको। तो एक आप मोटा मोटा एक आंसर लिख लीजिए 250 शब्द में, उसी को अगर ज़रूरत पड़ने पर आप 50 शब्द बढ़ा दीजिएगा और 50 शब्द घटा दीजिएगा। ये आपका एक मॉडल आंसर आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न पूछेगा उसमें काट छाट करके आप लिख पाएंगे। ऐसा नोट्स की स्थिति में नहीं हो पाता, ये भी आप जान लीजिएगा। ऐसा नोट्स की स्थिति में नहीं हो पाता। नोट्स दूसरे का होता है, वो आपको याद करना कठिन है। ये आपने खुद लिखा है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अपनी चीज़ सबको प्यारी होती है, एक बार आप चेक करा लीजिए तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि भाई आपने अच्छा लिखा है बस। और मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनर है वो उन पॉइंट्स को ढूंढ रहा होता है जिसकी उत्तर में आवश्यकता होती है। आपने क्या लिखा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। यदि वो आपने लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए वो प्रश्न है, भारत विभाजन के क्या कारण थे, इसका विश्लेषण कीजिए। भारत विभाजन के क्या कारण थे, इसका विश्लेषण कीजिए। चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। देखिए मैंने फिर बता दिया आपको मोटे मोटे रूप में कि सांप्रदायिकता जो बढ़ रही थी, उस सांप्रदायिकता के चलते देखिए फिर दंगे होने लगे। भारत आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों के जो प्लान्स थे अलग अलग मिशंस के, वो ना तो मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर पाए और ना ही कांग्रेस को संतुष्ट कर पाए। इस तरीके से ये खाई जो थी दोनों के बीच में बढ़ती चली गई। वहीं पर अगला एक और जो कारण था वो था कि जिन्ना का जो अड़ियलपन, कई तरीके से वो अड़ियलपन जो था वो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के विभाजन में। तो इस तरीके से कांग्रेस इस बात को लेकर के असफल रही 1946 के चुनाव में कि मुसलमानों को पूरी तरह से अपने पक्ष में नहीं कर पाई, एक सांप्रदायिक पार्टी होते हुए भी। इसका मतलब मुसलमान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और चाह रहे थे, ये भी पक्की बात है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले प्रश्नों में मेरी इन बातों का फिर से इम्पोर्टेंस आएगा और आप देखेंगे कि उन्हीं बातों से किस प्रकार से एक बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत और अंकदायी उत्तर, ठीक है ना, नंबर कैचिंग जो आंसर है वो आप किस तरह से लिख सकते हो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ में समझाया। तो इस तरह से मैंने आपको 2 बार पूछे गए प्रश्न, फिर एक और फिर 3 प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इसमें मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। अब हम आगे के उत्तर देखते हैं जो थोड़े से इससे हट करके हैं प्रवृत्ति से। तो मेरा यह विश्वास है कि इन 3 प्रश्नों के बारे में जैसे जैसे हमने चर्चा की, उन प्रश्नों से निश्चित रूप से आपको एक अद्भुतता नज़र जरूर आई होगी जब आप उस पर विचार कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कि आपने काफ़ी पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, लेकिन जब उत्तर लिखने पर आप लोग आते हैं तो आपकी कलम ही नहीं उठती। और देखिए 80% लोग लिखते ही नहीं है मेंस के टाइम में, ये बात तो आप जान लीजिए। हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मेंस लिखें, कैसे लिखें, क्या करें, समझ में नहीं आता। तो नोट्स पढ़ने के बाद भी और सब चीज़ों के बाद भी जो आपके आंसर्स होते हैं वो आप लिख नहीं पाते हो। ज़्यादातर तो लोग तो एग्ज़ाम में जा कर के, एग्ज़ाम हॉल में जा कर के लिखते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस लेक्चर से आपको जो है एक बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा और यही चीज़ सबसे ज़रूरी है। और मैं आशा भी करता हूँ कि ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर मुझे लिख करके दिखाएंगे। और इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, मैंने ये डिसाइड किया कि इसको अगले फॉर्मेट को या अगले जो शेष प्रश्न है उसको अगले वीडियो में लेकर के आया जाए, ताकि आपको एक आज का टाइम मिल जाए। आप उतने प्रश्न आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम
एक चरण और ऊपर जा रहे हैं और उस एक चरण में हम लोग अब आपको बताएंगे अगले चरण में कि कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद क्या विभाजन अपरिहार्य था या जरूरी था, कांग्रेस का भारत का विभाजन होना क्या जरूरी था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो आते हैं जिसमें कोई आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट को पहले तो आपको यही समझने की समस्या रहती है कि भाई ये स्टेटमेंट पार्टीशन से संबंधित है या किस बात से संबंधित है, और वो स्टेटमेंट फिर आपको खोलना होता है या उस पर टिप्पणी करनी होती है। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से और दे देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, ऊपर लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्रश्न को, और प्रश्न है भारत विभाजन टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। अगर आपने एक बार ये प्रश्न तैयार कर लिया, ध्यान से सुनिए, भारत विभाजन टिप्पणी कीजिए, इस प्रश्न को आपने यदि बहुत अच्छे से समझ के लिख लिया तो उसके बाद आपके सब प्रश्न जो है इसी के दायरे में आकर के बनते जाएंगे। और ये 200 शब्दों की जो आपकी टिप्पणी है, 250 शब्दों की जो टिप्पणी है, ये आपने एक बार तैयार करी तो इसी को घुमा करके आप आंसर लिखते जाएंगे। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो भी हो सकती थी, जिसको कहते हैं कि आई हैव टू काउट बटर फ्रॉम द मिल्क, मैंने दूध में से जो है मक्खन अलग करके आपको पूरी तरह से दे दिया और बहुत ही कम संसाधनों में। और जैसा कि मैंने दावा किया था कि ये कक्षा उत्तर लेखन के लिए एक बड़ी अद्भुत कक्षा होगी, तो उस वादे पर भी मैं मानता हूँ कि आप जरूर प्रशंसा करेंगे कि मैं खरा उतरा हूँ। आपके अंदर ये उमंग, उत्साह बना रहे, इसकी मैं आपसे बहुत आशा करता हूँ। और मैं प्रयास निरंतर करूँगा कि उस उत्साह को हर वीडियो में दुगना कर दिया जाए आपके लिए, ताकि आप लगातार लिखें और लगातार पढ़ें और खूब पढ़ें और सफलता का परचम लहराएं। इसी के साथ आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग विभाजन, कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया, क्या विभाजन अपरिहार्य था, इन दोनों प्रश्नों पर और साथ में और प्रश्नों पर जो भी मुझे मिलेंगे उन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, अलविदा। और अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।